ये हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th की बुक, उसका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका 5th पार्ट है वीडियो का। प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशनरी से, शुरू करेंगे यहाँ से लेसन को। देखो, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, कह रहा है कि 1815 के बाद, ये तो याद ही है तुम लोगों को कि 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन वॉज डिफीटेड। तो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन, ये सबके मन में था कि बहुत लोगों को रिप्रेस किया जाएगा, और उसके कारण बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। नेपोलियन के डिफीट के बाद जो भी, चूँकि अब कॉन्जर्वेटिव्स कहा गया था, हम लोगों ने वीडियो के 4th पार्ट में देखा था कि पढ़ा है कि कॉन्जर्वेटिव्स का रूल हो गया, ठीक है। और कॉन्जर्वेटिव्स बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक थे, वो कोई भी कुछ भी अगर उनके अगेंस्ट कहता तो उसकी एक्टिविटी को वो लोग कर्ब कर देते। हर चीज़ पर उन्होंने रोक लगा दिया। एक बार देख लो, यहाँ पर देखो कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार इसमें देखो, यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्जर्वेटिव्स रिजीम सेटअप इन 1815, नेपोलियन के डिफीट के बाद, और ये लोग ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मीन्स व्हाट, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके किसी भी एक्टिविटी, उनके किसी भी रूल्स को, पॉलिसीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ करे और डाइसेंट हो, मतलब यू हैव टू एग्री। उनका जो भी कहना था, जो भी करना था, एवरीथिंग वाज करेक्ट। और उन्होंने sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic governments। अगर कोई ऐसा कहता कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की कोई बात जो है या कोई पॉलिसीज़ है, अगर उसको कोई क्वेश्चन करता तो ये लोग उसको रोक देते, मोस्ट ऑफ देम। अब उस रोकने के लिए मीन्स क्या, उन लोगों ने हर चीज़ पर सेंसरशिप लगाया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, प्लेज हो, सॉन्ग्स हो। और ये और कौन, ये बुक्स, प्लेज या सॉन्ग्स या न्यूज़पेपर जो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते थे, लिबर्टी या फ्रीडम को। यानी वैसी कोई भी चीज़ जो फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करते थे, उन सारी चीज़ों पर इन्होंने रोक लगा दिया। और जो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन याद रखो, इतना कुछ करने के बाद भी, डिस्पाइट ऑल दोज एक्टिविटीज़, ओके, ऑल दोज स्ट्रिंजेंट एक्शन दैट वर टेकन बाय द कॉन्जर्वेटिव्स टू रिप्रेस लिबरल्स, क्या हुआ कि ये चीज़ कंटिन्यू रहा लोगों के मन में। ये क्या, फ्रेंच मेमोरी की यादें रही। वन ऑफ द मेजर इशूज़ टेकन अप बाय द लिबरल नेशन, एक जो मेजर इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट ने लिया, वो क्या था, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। मतलब लिबरल नेशनलिस्ट ने उनका कौन सा चीज़ लिया, जैसे फ्रीडम, न्यूज़पेपर पे, सब चीज़ पे रोक लगा दिया था। तो लिबरल नेशनलिस्ट ने इसके अगेंस्ट, इस उनके कॉन्जर्वेटिव्स के इस एक्टिविटी को क्रिटिसाइज़ किया, किस चीज़ को, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब किया था कॉन्जर्वेटिव्स ने। तो अब हम लोग देखते हैं रेवोल्यूशनरी। एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया, जो वीडियो के 4th पार्ट में मिस हो गया था, छूट गया था। द रेवोल्यूशनरीज अब है, उसी के बारे में कह रहा है कि 1815 के बाद, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 मतलब नेपोलियन के डिफीट के बाद, ये सबको पता था, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको पता था कि उनको रिप्रेस किया जाएगा, तो इस डर से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए, ओके। लेकिन साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी चलती रहे, लाइक सीक्रेट सोसाइटीज़। उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाए, स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स। उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाई, ठीक है, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। किस लिए बनाया गया, ताकि वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सके, एक दूसरे तक पहुंचा सके, कॉन्जर्वेटिव ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकें। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम, एक चीज़ और जान लो, उस समय रेवोल्यूशनरी होना एट दिस टाइम meant a
commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. एक चीज़ और जान लेना, उस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब कोई किसी को भी उस पर्सन को रेवोल्यूशनरी कहा जाता था अगर वो किसके अगेंस्ट में था. टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms. मोनार्क से क्या हो गया, किंग. तो जहाँ पे नेपोलियन के डिफीट के बाद फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिपोज्ड किया गया था, रिस्टोर किया गया था, और जो लोग उसके अगेंस्ट में थे, जो लोग अपोज कर रहे थे मोनार्कियल फॉर्म्स को, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, वियना कांग्रेस के बाद, यानी नेपोलियन के डिफीट के बाद. और उसके अगेंस्ट में जो भी अपोज उसको कर रहा था वो रेवोल्यूशनरी था, और किसके लिए, और जो लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहा था. सो सिंपल से समझ लो कि अगर तुम उस टाइम में होते और अगर तुम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते या फिर लिबर्टी या फ्रीडम के लिए तुम मांग करते तो तुम रेवोल्यूशनरी थे. सो रेवोल्यूशनरी समझ जाना. मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो शॉ, मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज, इन रेवोल्यूशनरीज ने क्या देखा, ऑल्सो शॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इन लोगों का ये भी कहना था, इन रेवोल्यूशनरी का कहना था कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स करना पड़ेगा एज अ नेसेसरी पार्ट फॉर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. क्योंकि देखो नेशन स्टेट्स का आने का मतलब क्या चीज़, जब लोगों के मन में एक वननेस वाली फीलिंग होगी, ठीक है, तो वननेस वाली फीलिंग होगी देश के लिए, अपने लोगों के बीच में, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, फ्रीडम के लिए एक यूनाइटेड एफर्ट्स होगा. दैट्स वाई. अब देखो तो जो सीक्रेट सोसाइटी बने थे उसमें यहाँ पर देखो, फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गियोसेपी मैज़नी. और इसमें आपको नोट्स भी लिखना है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं. वन सच इंडिविजुअल वॉज द इंडियन नॉट इटालियन रेवोल्यूशनरी गियोसेपी मैज़नी. ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा. कब, 1807 में. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी. और वह किसका मेंबर बना था, सीक्रेट सोसाइटी का, ऑफ द कार्बोनरी. ओके. एज अ यंग मैन ऑफ 24 he was, when he was 24 years old, he was sent into exile. उसको देश से निकाल दिया गया था. और कब निकाला गया था, in 1831. For what? Obviously for attempting a revolution in Liguria. लिगुरिया में इसने रेवोल्यूशन के लिए रेवोल्यूशन के चार्जेस इस पे थे. He subsequently, तो उसने बाद में किस चीज़ की स्थापना की, फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. दोनों का नाम याद रखना. पहला जो ये गियोसेपी मैज़नी ने पहला जो अंडरग्राउंड सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज यंग इटली इन मार्शाइल्स. ठीक है, मार्शाइल्स में किया था. एंड देन यंग यूरोप इन बर्न. ये दोनों का याद रखना. हु फाउंडेड, तो गियोसेपी मैज़नी, एंड ही वाज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी. अगर आपको एग्ज़ाम में, और आना ही आना है, या शॉर्ट नोट्स आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है, तो लिखने के लिए है, तो यही सारे इन्फॉर्मेशन तुम लिखोगे. Whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. एंड ऑब्वियसली उसके मेंबर कौन होंगे, लाइक माइंडेड, जो उसी तरह के लोग रहेंगे वही उसके मेंबर होंगे. तो जब गियोसेपी मैज़नी ने यंग इटली कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, मार्शाइल्स में, एंड यंग यूरोप इन बर्न में. और इसके मेंबर कहाँ कहाँ से थे, देखो, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से एंड जर्मनी सिटीज़. इट्स नीडलेस टू से कि इसके मेंबर जो लाइक माइंडेड पीपल थे, यानी देखो नीडलेस इसलिए क्योंकि ये क्लियर है कि वही लोग इसको ज्वाइन करेंगे जो सोच रखते होंगे, रेवोल्यूशनरी थॉट रखते होंगे. रेवोल्यूशनरी थॉट रखने का मतलब क्या, जो कि किसके अगेंस्ट थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और जो लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. देखो, मैज़नी का ऐसा मानना था. मैज़नी believed that God had intended nations to be the natural units of mankind.
उसका कहना था कि भगवान ने नेशंस को बनाया है, ये नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। ग्यूसेपी मैजनी का कहना था कि इटली, जैसे देखो पहले क्या था ना, कोई भी स्टेट्स पैचवर्क मतलब डिवाइडेड था। पैचवर्क का मतलब ये कि छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था और सब जगह के ऑटोनोमस रूलर थे, किंग थे, ठीक है, छोटे छोटे राजा। कहीं पे ये फीलिंग्स नहीं थी कि एक आइडेंटिटी था, एक फ्लैग था या कोई भी कॉमन चीज़ नहीं थी। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. ग्यूसेपी का कहना था कि इसको क्या में करना है, इट हैड टू बी फॉर्स्ड, यानी इटली जो पैचवर्क था, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था, तो ग्यूसेपी मैजनी का कहना था कि इसको मिला के एक बनाया जाए। इट हैड टू बी फॉर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विदिन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, सबको मिला के। दिस यूनिफिकेशन, उसका मानना था कि जब पूरे एरिया को एक करेंगे, यूनिफाइड करेंगे, तभी क्या हो सकता है, कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ठीक है। ग्यूसेपी मैजनी का कहना था कि आज़ादी के लिए और लिबर्टी के लिए क्या चाहिए, पहले इसको क्या करना होगा, यूनिफाइड करना होगा। फॉलोइंग दिस मॉडल, ये सोचने के बाद सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। सब जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रहे थे। एवरीवन वांट्स एट दैट टाइम। नेशन स्टेट्स का मतलब एक चीज़ एकदम दिमाग में रखो, नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें नेशन स्टेट्स यानी हर स्टेट्स, हर जर्मनी, आज हम लोग किसी भी कंट्री को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो पैच वर्क्स थे, ठीक है, हर जगह छोटे छोटे भागों में बटा हुआ, हर जगह की करेंसी अलग है, मेजरमेंट अलग है, कहीं यूनिफाइड लैंग्वेज नहीं है। तो यही प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड नेशन स्टेट्स। मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, और जानते हो ग्यूसेपी मैजनी रिलेंटलेस यानी लगातार ये अपोज करते रहा किसके अगेंस्ट, मोनार्की के। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कॉन्जर्वेटिव्स। तो ग्यूसेपी मैजनी के लगातार अपोजिशन ने और उसका जो विज़न था किस चीज़ का, उसका कहना था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आना चाहिए, यानी हेड ऑफ स्टेट्स जो होने चाहिए, उस पार्लियामेंट उनको चुन के लाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से कौन लोग डरे, कॉन्जर्वेटिव्स, ठीक है। मेटरनिक ने एक बार कहा था, मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। Who said? Metternich. About whom? About ग्यूसेपी मैजनी। और क्या कहा था कि मैजनी जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोसाइटी सोशल ऑर्डर के लिए। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे ये एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से कब तक, 1830 टू 1848। कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, कौन लोग थे, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्जर्वेटिव ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, बर्बन डायनेस्टी का रेस्टोरेशन हुआ नेपोलियन के डिफीट के बाद। देखो, एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ देखो कॉन्जर्वेटिव रिजीम्स जो थी क्या कोशिश कर रही थी कि वो अपने पावर को कंसोलिडेट करेगी, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो था केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड। ये कि इधर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म किस चीज़ से अपने आप को एसोसिएट कर रहा था, रेवोल्यूशन, ये लोग रेवोल्यूशन में लगे थे। इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज, और मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप में कौन कौन आ गया, इटालियन, जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड।
वो लोग उधर अपने पावर को कंसोलिडेट करने में लगे थे और ये लोग रेवोल्यूशन में लगे थे। दिस रेवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स, और याद रखना इस रेवोल्यूशन को लेड, इसका लीडर कौन था? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो लोग, बिलोंगिंग टू द एडुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। और एक चीज़ याद रखना, ये जो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? एडुकेटेड मिडिल क्लास से, अमंग हुम वर प्रोफेसर्स। और वो मिडिल क्लास एलिट वर्ग में कौन कौन थे? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। ठीक है, ये याद रखना कि उसको मूवमेंट को कौन, उसके लीडर जो थे वो कौन थे और उसमें कौन कौन से लोग आ रहे थे। पहला अपहीवल जो था वो कहाँ पे हुआ? द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस यानी हुआ था कहाँ पे? इन फ्रांस। और कब हुआ? इन जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स जिनको रेस्टोर किया गया था, who had been restored to power during the conservative reactions after 1815, याद रखा 1815 Napoleon's defeat, were now overthrown by liberal revolutionaries। उन लोगों ने फिर से इसको क्या किया? ओवरथ्रोन कर दिया, डिपोज कर दिया, हटा दिया। किसको? बर्बन डायनेस्टी को। who installed a constitutional monarchy, और उसके जगह पर ये लोग क्या लाए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम लोग जरा इस टर्म को समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था। पर इससे आगे पढ़ते हैं पहले। हु इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड, और हेड इसका किसको रखा? लुइस फिलिप को। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मेटरनिक वंस रिमार्क्ड, एक बार मेटरनिक ने ये भी कहा था, जिसने किसके बारे में कमेंट किया था? ग्योज़ेपी मैज़निक ने। उसने फिर फ्रांस के बारे में कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब फ्रांस में कुछ भी होता है, छोटी सी भी घटना होती है, उसका असर पूरे यूरोप में होता है। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to the Belgium। देखो उसके बाद क्या हुआ? द जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ, स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, उसने ऐसा अपराइजिंग किया कि ब्रुसेल्स, जो कि विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, जिससे क्या हुआ? बेल्जियम अलग हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन जो कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल्स में। तो वहाँ पे कह रहा है कि द जुलाई रेवोल्यूशंस स्पार्क्ड एंड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, और जिससे क्या हुआ? बेल्जियम अलग हो गया किससे? नेदरलैंड से। और देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? जैसे आप गवर्नमेंट बना रहे हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और किंग जो होगा, मोनार्क जो होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी उसके कंट्रोल में रहेगा, ना कि मोनार्क के कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ओके, एन इवेंट, वेट अ मिनट, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स, एक इवेंट जिसने किस चीज़ को मोबिलाइज किया था? शुरुआत की थी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अमंग द एडुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका भी याद रखना। कह रहा है कि एक और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, लेकिन इस घटना ने क्या किया? नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लाया किसके बीच में? एडुकेटेड एलिट क्लास के बीच में, एडुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप। देखो इसमें हुआ क्या था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? ग्रीस हैड बिन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस जो था वो क्या था? किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का। ओके, कब से? सिंस द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence। अब क्या हुआ? The growth of revolutionary nationalism in Europe, यूरोप में जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821। जो यूरोप में सारी घटनाएं हो रही थी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, तो उसका असर कहाँ पे पड़ा? ग्रीक्स में भी। ये भी क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंस। किससे?
ओटोमन एम्पायर से। और मेटरनिक ने कहा भी था, सही कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैच कोल्ड। देखो यहाँ पे ना, यहाँ है मेटरनिक, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसका असर सब जगह पड़ रहा था। तो ग्रीक्स भी क्या चाहते थे कि उनका क्या चीज़ हो, वो फ्री हो। किससे? ओटोमन एम्पायर से। नेशनलिस्ट इन ग्रीस got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. अब देखो, अब ग्रीक को ये जो वहाँ पर ये फीलिंग आई कि हमको ऑटोमन एम्पायर से फ्री होना है, इंडिपेंडेंट होना है, इसके लिए उनको मदद कहाँ से मिल रही थी? नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स, जो बाहर रह रहे थे, जिनको एग्जाइल किया गया था, और दूसरे वेस्ट यूरोपियन से भी जिनको सिंपैथीज थे। किसके लिए? एंशियंट ग्रीक कल्चर के लिए, क्योंकि सिंस दे वर सब्जेक्ट टू ऑटोमन एम्पायर, उसके अंदर में थे, तो ऑब्वियसली कल्चर के एग्जिस्टेंस के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। आज भी हम लोग जानते हैं वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। तो जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने हमेशा प्रेज की ग्रीस को, किस रूप में? एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। नॉट ओनली दिस, जो भी पोएट्स और आर्टिस्ट थे वो हमेशा इसको अप्रिशिएट करते थे, लॉड करते थे, प्रेज करते थे, बिकॉज इट वॉज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और उन लोगों ने, देखो, पोएट्स और आर्टिस्ट कैसे लोगों को मोबिलाइज़ करना, मोबिलाइज यानी लोगों को भी कहेगा, इंस्पायर करेगा कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करें अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो उन्होंने अपने आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग के थ्रू, कलाकारी के, मतलब कुछ भी बनाया उसके थ्रू लोगों को मोबिलाइज़ किया। पोएट्स ने अपने राइटिंग के थ्रू लोगों को मोबिलाइज किया, इंस्पायर किया कि वो लोग भी क्या करें, ग्रीक को सपोर्ट करें। किस चीज़ के लिए? कि वो मुस्लिम एम्पायर से वो अलग हों, ठीक है ना, उनके स्ट्रगल को सपोर्ट करें। किस लिए? कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोएट जो थे लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। इवन लॉर्ड बायरन ने तो फंड भी ऑर्गेनाइज किया था, एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। युद्ध में वो लड़ने भी गए थे ग्रीक के साइड से, माइंड इट। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ पे वो फीवर से क्या हो गया, मर गए थे। फाइनली द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, लास्ट में ट्रिटी हुआ, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब? 1832 में। रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशंस। तो अगर मान लो कि ये MCQ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशंस कब रिकग्नाइज किया गया या किस ट्रिटी से, तो बोलोगे द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ओके। अब देखते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें पढ़ोगे रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था, नेशनल फीलिंग, हाउ बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। हियर इट इज़ बीइंग सेड, और ये चीज़ याद रखना कि जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ ये सिर्फ वॉर्स से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध हुए इसके लिए और टेरिटरी को एक्सपैंड किया गया, तो दूसरी और भी चीज़ें थी। लाइक कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। इस चीज़ को याद रखना कि कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल था, इम्पॉर्टेंट रोल था इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प्ड। आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरी ने और म्यूज़िक ने मदद की एक्सप्रेस करने की एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। पोम के थ्रू, कहानियों के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया। ओके, लोगों के अंदर ये फीलिंग लाई। कौन सी फीलिंग? नेशनलिस्ट फीलिंग्स। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। What is romanticism exactly? So it was a cultural movement. Romanticism was a cultural movement which sought to develop particular form of nationalist sentiments
याद रखना, व्हाट इज़ नेशनल रोमांटिसिज्म, तो लिखोगे रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच शॉट टू, जिसका पर्पस क्या था कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करे लोगों के बीच में। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। देखो रोमांटिक जो भी पोएट्स हुए, वो राइटर्स हुए, वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे? वो क्रिटिसाइज़ करते थे जो रीज़न, मतलब कि किसी भी लिटरेचर में रीज़न को, लॉजिक को और साइंस का जो ग्लोरिफिकेशन होता था, मतलब ये बताया जाता था कि रीजन, हर चीज़ में रीज़न देना, या साइंस बहुत सुपर्ब है, तो इन सब चीज़ों को वो क्या करते थे? क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करते थे। एंड वेट अ मिनट, दिस इज़ सी, ये हम लोग देखते हैं, द मैसेकर एट क्योज एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशन। ये लोग किस चीज़ पर फोकस करते थे? इमोशंस पे, इंट्यूशन पे, हर चीज़ का ये लोग लॉजिक और रीज़न नहीं देते थे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उनका ये कहना था कि जो भी किस लोगों में क्या चीज़ क्रिएट करें, सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट, की सब लोगों के मन में यह है कि हम लोग सब कॉमन हैं, एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। अब देख लो यहाँ पे, अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर, इनका नाम याद रखना, अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 1744 एंड 18 नॉट वॉज डॉड, डेट ऑफ डेथ। क्लेम्ड, इन्होंने कहा था, दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इनका कहना था कि अगर सही में जो सच्चा जर्मन कल्चर है, ओरिजिनल जर्मन कल्चर है, वो कहाँ पे मिलता है? कॉमन पीपल के बीच में। एंड कॉमन पीपल किसको ये बोलते थे? दास फॉल्क, याद रखना, ये लिखा हुआ है वर्क, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फॉक। इट वॉज थ्रू फॉक सॉन्ग्स, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, means folkist was popularized. उन्होंने कहा कि फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांस के थ्रू ही सही ट्रू एस्पिरिट नेशन का हम लोग को पॉपुलराइज कर सकते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस, इसलिए उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया एंड रिकॉर्ड करना शुरू किया दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। उनका कहना था कि फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, यही इसके थ्रू ही लोगों में हम लोग कौन सी फीलिंग ला सकते हैं? नेशन बिल्डिंग की फीलिंग। अब देखो साथ ही साथ और क्या किया इन लोगों ने? द एम्फेसिस ऑन वर्निकुलर लैंग्वेज। इनका कहना था कि लोगों के बीच में ये कॉमन लैंग्वेज को लाएं जिसको हर कोई समझ सके। द एम्फेसिस ऑन वर्निकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकटेल जो होते हैं वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल एस्पिरिट, सिर्फ लोगों के अंदर के एंशियंट नेशनल एस्पिरिट को ही नहीं लाएगा, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। ठीक है, इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? कोई भी चीज़ लिखें तो वर्निकुलर लैंग्वेज, जिसको हर कोई समझे, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ऑडियंस तक पहुंच सकते, अपनी बातों को पहुंचा सकते थे, क्योंकि अधिकतर लोग उस समय क्या थे? इलिटरेट थे। दिस वॉज एस्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, खासकर ये पोलैंड में था, विच हैड बिन पार्टीशन्ड, जो कि बट चुका था एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। कब बटा था? एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरीज बाय द ग्रेट पावर्स। और इसको किसके द्वारा, किसने किया था ऐसा? रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि हालांकि पोलैंड जो था बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं किया एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। लेकिन नेशनल फीलिंग्स को कैसे अलाइव रखा गया? म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू। Karol Karpinski, for example, celebrated the national struggle.
उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया? थ्रू हिज operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. ओके, इन लोगों ने कैसे इसको मोबिलाइज़ किया और सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल्स को? थ्रू ओपेराज एंड म्यूज़िक, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। ठीक है, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। Language too played an important role in developing nationalist sentiments. Here it is being said कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। देखो, कोई भी देश जब किसी भी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले वहाँ का अपना लैंग्वेज इम्पोज करता है, ताकि लोगों का इंटरेक्शन सही से नहीं हो सके। वहाँ का जो अपना लैंग्वेज होता है उन लोगों के लैंग्वेज को इन्फीरियर दिखाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ में? इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, क्योंकि वो इसी लैंग्वेज, वर्निकुलर लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। पोलैंड को जब ये इन लोगों ने क्या किया, अंडर कंट्रोल किया, तो पॉलिश लैंग्वेज को फोर्स किया गया किस लिए? स्कूल से बाहर निकालने का मतलब पॉलिश लैंग्वेज में एडुकेट नहीं किया जाएगा बच्चे को। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब भी कोई भी देश किसी को गुलाम बनाता है, पहला काम करता है वहाँ के लैंग्वेज को हटाने की कोशिश करके अपने लैंग्वेज को इम्पोज करने का। एग्जैक्टली वॉज डन बाय रशिया इन पोलैंड। उसने हर जगह किस चीज़ पर रोक लगा दी? बोला कि पॉलिश लैंग्वेज में ना तो बच्चों को एडुकेट किया जाएगा, और एवरीवेयर रशियन लैंग्वेज वॉज यूज्ड। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। यूज नहीं, इम्पोज्ड यानी आप चाहो या नहीं चाहो, यू हैव टू यूज़ दैट। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। 1831 में लोगों ने उसके अगेंस्ट में आर्म रिबेलियन किया। आर्म्ड मतलब हथियारों के साथ। विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। हाउएवर, उन लोगों ने इसको क्रश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड में बहुत सारे मेंबर्स जो थे क्लर्जी के, बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। लेकिन उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को किस रूप में यूज़ किया? एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। उन लोगों ने देखो क्या किया, उन लोगों ने ये देवर डिटरमिन्ड कि वो लोग अब जो भी गैदरिंग को इंस्ट्रक्शंस देंगे वो पॉलिश लैंग्वेज में ही देंगे। पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए वही यूज़ किया गया। एज अ रिजल्ट a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities. तो रशिया ने क्या किया? वो सारे क्लर्जीज को जेल भेज दिया या साइबेरिया में भेज दिया एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। किस लिए उनको भेजा गया? क्योंकि क्लर्जी ने किस चीज़ से इनकार कर दिया था कि वो ये रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. यानी पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किस रूप में किया गया और कैसे देखा गया? एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बाद से।